दोस्तों, आरडी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9th के महत्व प्रश्न कोशिका की खोज किसने की थी और इसे किस उपकरण से देखा गया कैसे। तो कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने, और ये मोस्ट टाइम का क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी और उसने अपने स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी की सहायता से कोर्क की पतली काट का अवलोकन करते समय मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना वाले छोटे छोटे प्रकोष्ठकों को देखा, जिन्हें उसने कोशिका कहा था। और इसी प्रकार से कोशिका की खोज हुई थी। कब हुई थी? तो रॉबर्ट हुक ने की थी, 1665 में की थी। इसमें सन नहीं दे रखा है तो आप सन भी याद रखिए, क्योंकि सन पूछा जाता है कब हुई थी और किसने की थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसका आकार प्राय छोटा 1 से 10 माइक्रोन का होता है, जहाँ 1 माइक्रोन 10⁻⁶ होता है। और यूकैरियोटिक जो आकार, इनका आकार बड़ा होता है, लगभग 5 से 100 माइक्रोन तक होता है। केंद्रीय क्षेत्र बहुत कम स्पष्ट होता है, क्योंकि केंद्रीय झिल्ली का अभाव होता है और उसे केंद्रकाय कहते हैं। और केंद्रीय क्षेत्र सुस्पष्ट, जो चारों ओर से केंद्र की झिल्ली से घिरा होता है। फिर नेक्स्ट आता है इसमें क्रोमोसोम 1 होते हैं इसमें, और इसमें क्रोमोसोम 1 से अधिक होते हैं। और इसे झिल्लीयुक्त कोशिका अंगक अनुपस्थित होता है, और यूकैरियोटिक में झिल्लीयुक्त कोशिका अंगक उपस्थित होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो ऐसे अंगों के नाम बताइए जिनमें अपना आनुवंशिक पदार्थ होता है। तो सबसे पहला माइटोकॉन्ड्रिया होता है और दूसरा प्लाज्मिड्स, दोनों ही कोशिका अंग है। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं? तो कोशिकीय चयापचय में व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं और उसके पाचक एंजाइम अपनी ही कोशिकाओं का पाचन कर देते हैं। इसलिए लाइसोसोम को आत्मघाती थैली या आत्महत्या की थैली या सुसाइड बैग कहते हैं। एक और आता है, ये भी पूछा जाता है, कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? तो राइबोसोम में होता है। प्रोटीन संश्लेषण यानी कि प्रोटीन फैक्ट्री भी राइबोसोम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर के महत्वपूर्ण पादप कोशिका और जंतु कोशिकाओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो पादप कोशिका, जंतु कोशिका, जो पादप कोशिका होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है, और इसमें जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। इसमें लवक पाए जाते हैं और जंतु कोशिका में प्राय लवक अनुपस्थित होते हैं। पादप कोशिका बड़े आकार की रिक्तिकाएँ पाई जाती है और जंतु कोशिका में रिक्तिकाएँ नहीं होती अथवा बहुत छोटी होती है। तारक का यानी कि लयन केंद्र केवल शैवाल एवं कवकों में पाया जाता है, और तारक का या सेंट्रोसोम व्यापक रूप से पाया जाता है। कोशिका विभाजन के समय पादप कोशिका के मध्य में एक पट्टिका बनती है जो अंदर से बाहर की ओर बढ़ती है, और कोशिका विभाजन के समय कोशिका एक खांच द्वारा 2 भागों में बढ़ती है जो बाहर से अंदर की ओर बढ़ती है। कवक अतिरिक्त पादप कोशिका में भोजन मंड के रूप में संचित करता है और भोज्य पदार्थ ग्लाइकोजन एवं वोल्यूटिन के कणों के रूप में संचित करता है। पादप कोशिका में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है और जंतु कोशिका में लाइसोसोम पाया जाता है। अब मैंने आपको यहाँ पे 7 डिफरेंस बताए, आप इनमें से कोई भी 4 कर लेना, क्योंकि 4 ही महत्वपूर्ण है, बाकी इसमें ज़रूरत से नहीं है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका यूकैरियोटिक कोशिका से किस प्रकार भिन्न है। तो इसके हिसाब से देखेंगे तो कोशिकांग, प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका। अब कोशिका भित्ति जो होती है वो अमीनो अम्ल की बनी होती है और पादप कोशिका में सेल्यूलोज की बनी होती है, किंतु जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है। प्लाज्मा कला तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित रहती है और सरल होती है, और यूकैरियोटिक में उपस्थित होती है लेकिन जटिल होती है। कोशिकांग अंतःप्राद्रवी जालिका प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होता है और यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है। गोल्जी काय प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित और यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है। राइबोसोम 70 इस प्रकार का पाया जाता है और यूकैरियोटिक में 80 इस प्रकार का पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होता है और यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है। लाइसोसोम भी इसमें अनुपस्थित होता है और इसमें उपस्थित होता है। रिक्तिका इसमें अनुपस्थित केवल पादप कोशिका में उपस्थित होती है। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, तो आप खाली यहाँ पे देख लीजिए कि यही होते हैं और इनको अच्छे से कर लीजिएगा। इसमें से भी 2 से 3 से 4 कर लीजिएगा, इससे के अतिरिक्त आपको करने की आवश्यकता नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का कौन सा अंग बिजली घर के रूप में कहलाता है। तो कोशिका का बिजली घर माइटोकॉन्ड्रिया है, क्योंकि यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा एटीपी के रूप में ऊर्जा का उत्पादन करता है। कोशिका का बिजली घर किसे बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया का। और क्यों बोला जाता है? तो क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा एटीपी के रूप में ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। और एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन, ये भी पूछा जाता है, एडिनोसिन ट्राई
फॉस्फेट। क्लियर है। अब यहाँ पे पूछा गया है लवण के 2 कार्य लिखिए। तो हरित लवक प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है और वर्णी लवक पुष्पों को आकर्षक बनाते हैं। ठीक है, ये वर्णी लवक का कार्य हो गया। और माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका घर क्यों कहा जाता है, ये हमने अभी पढ़ा है, क्योंकि एटीपी के रूप में ऊर्जा मुद्रा का निर्माण करता है, इसलिए कोशिका को माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका अंतःप्रद्रवी जलेगा के प्रमुख कार्य। तो अंतःप्रद्रवी जलेगा कार्य, यह प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होती है, यह कोशिका विभाजन के समय केंद्र की झिल्ली के निर्माण में भाग लेती है, यह ग्लाइकोजन के उपापचय में सहायता करती है और यह केंद्रक के विभिन्न आनुवंशिक पदार्थों को कोशिका द्रव्य के विभिन्न अंगों तक पहुंचाती है। नेक्स्ट आता है लाइसोसोम के प्रमुख कार्य लिखिए। तो लाइसोसोम के कार्य, लाइसोसोम के जो कार्य तो कोशिका में पाई जाने वाले प्रकीर्णों का स्त्रावण एवं संग्रहण करता है। उसका ये मृत या पुरानी कोशिकाओं का भक्षण करते हैं। ये कोशिका में प्रवेश करने वाले सूक्ष्म जीवों व कणों का पाचन करते हैं। ये भोजन की कमी के समय कोशिकाओं तथा कोशिका द्रव्य में उपस्थित अवयवों का पाचन करते हैं। तो ये उपवास या रोग की स्थिति में शरीर को पोषण देते हैं। शुक्राणु इन्हीं के कारण अंडाणु में प्रवेश करते हैं। अब हम कुछ और कार्य देखते हैं जो एग्जाम में आते हैं। यहाँ पे दिया गया है रिक्तिकाओं के प्रमुख कार्य। तो रिक्तिका ये भोजन के पाचन, उत्सर्जन आदि क्रियाओं में सहायता करती है और ये कोशिकाओं में परासरण नियंत्रण का कार्य करती है। भोज्य पदार्थों को संग्रहण भी करती है और टोनोप्लास्ट के अर्ध पारगम होने के कारण ये कोशिका के अंदर विभिन्न पदार्थों के संवहन का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में आता है कि पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। तो पादप कोशिका का नामांकित चित्र आपको साफ सुथरा बनाना है और इसमें आपको भले सारे नाम ना आए तो कुछ नाम देना है, जैसे केंद्रिका जो सेंटर में होता है, उसके बाद ये आपके केंद्रक आ जाते हैं। यहाँ पे आपको ये जो बंडल के रूप में जो दिख रहे हैं ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया हो गया और इसके अंदर जो ये इस प्रकार की जो उंगली नुमा जो संरचनाएं होती है उसे गोल्जिकाएं कहा जाता है। और उन्हीं के पास में जो उभार हल्का हल्का जो होता है उसे अंतःप्रद्रवी जालिका कहते हैं। और आपका जो इस प्रकार से जो ये संरचनाएं बनी होती है इसे हरित लवक कहते हैं। और फिर हम अंदर से चलते हैं तो ये जो स्थान होता है इसे रिक्तिका कहा जाता है। और इसी के जस्ट बाहर माइक्रोट्यूब्यूल्स छोटे छोटे नलिकाओं समान होते हैं और वो कोशिका भित्ति के द्वारा ढके होते हैं। और कोशिका भित्ति के जो आवरण आसपास जो आवरण बनाते हैं वो जीवद्रव कला होती है, कोशिकला। फिर नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा जंतु कोशिका का नामांकित चित्र दर्शाना। तो ये आपको जंतु कोशिका नामांकित चित्र, इसमें भी आपको बनाना है। उसके बाद आपका ये केंद्रक द्रव है, ये आपकी केंद्रिका है और ये क्रोमेटिन है। और इसी में आपका ये वाला जो साइड का हिस्सा दिखता है ये केंद्रक कला है। इसके अंदर यहाँ पे लाइसोसोम, फिर आपको गोल्जिकाएं कर लेना है, फिर ये कोशिका द्रव हो गया और आपको फिर राइबोसोम, कोशिका कला और ये अंदर माइटोकॉन्ड्रिया। ये आपका जंतु कोशिका का नामांकित चित्र है। ये आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और अभी के लिए आपको इन दोनों चित्रों को अच्छे से प्रिपेयर करके रखना है। अब एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं इनके क्या क्या कार्य। तो किन्हीं 5 कोशिकांगों के नाम एवं एक एक कार्य लिखिए। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो ऊर्जा उत्पादन यानी ऊर्जा मुद्रा कहलाता है। फिर लाइसोसोम जो होता है वो अपशिष्टों को उत्सर्जन करता है। गोल्जी उपकरण उत्पादों को संग्रहण करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पदार्थों का संवहन करता है और राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण कार्य करता है या प्रोटीन फैक्ट्री भी कहलाता है राइबोसोम। आज के लेक्चर में इतना ही। अगर मेरा चैनल अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।